अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे अक्टूबर नवंबर 2025 का पेपर 22। वैसे आपको पता है इस पेपर का जो थ्रेशोल्ड था दैट वाज 25, इट वाज चैलेंजिंग क्वेश्चन। मैं एक चीज़ थोड़ी सी आपको और दिखा दूं, एज पर एग्जामिनर रिपोर्ट ये जो क्वेश्चन थे 9, 10, 26, 34 दीज वर मोर चैलेंजिंग क्वेश्चन। आप लोगों को आइडिया है मेरी वीडियोस मार्किंग स्कीम नहीं होती, दिस इज़ मोर देन दैट, ताकि आप लोगों की सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो एंड यू गेट द बेस्ट ग्रेड। एंड तक जुड़े रहिएगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क फ्रॉम मी। और बिल्कुल आप व्हाट्सएप कर सकते हो, अब मुझे कमेंट्स बॉक्स में भी लिख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं जी हम पहले क्वेश्चन से। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं व्हाट हैपन टू द वॉल्यूम ऑफ फिक्स मास ऑफ ए गैस। नंबर ऑफ मोल या अमाउंट हम चेंज नहीं करें व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज और प्रेशर इज डिक्रीज। अच्छा, आप सबको आइडिया है अगर नंबर ऑफ मोल अनचेंज है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से डिस्टेंस बिटवीन गैस मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है और प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। याद रखें, प्रेशर और वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। प्रेशर डिक्रीज करने से वॉल्यूम विल इंक्रीज एज वेल। तो हमारे पास डी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें यहाँ पे हीटिंग कर्व प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि बिटवीन विच 2 पॉइंट्स do the particle of the substance change from being a fixed position to being mobile। अब यहाँ पे ना इस चीज को लाजमी देखना है, being fixed position। being fixed position से मुराद है examiner is talking about solid। being mobile मीन अब आपके पास आ जाता है लिक्विड। वैसे गैस में भी मोबाइल होते हैं लेकिन हम सॉलिड से लिक्विड में। आपको पता है जब हम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है जिसपे ये स्टेट चेंज होती है उसे हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट है। यहां पे दोनों फिजिकल स्टेट होती हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ सॉलिड है, यहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है, यहां पे सिर्फ और सिर्फ गैस है। तो आपके पास Q एंड R के इन बिटवीन, Q एंड R बी इज द ऑप्शन। आपके पास जो है सॉलिड इज चेंजिंग इनटू लिक्विड, दिस इज द मेल्टिंग पॉइंट। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन? अब बेटा हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, रिलेटेड विद डिफ्यूजन। अब इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा आपने गौर से देखना है, गौर से पढ़ना है, ताकि आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन क्या है? एग्जामिनर यहाँ पे हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट डिफ्यूजन ऑफ अमोनिया एंड HCl। अच्छा, आपको पता है ना जो हमारे पास रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है इट डिपेंड्स ऑन MR, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। लाइटर गैसेस डिफ्यूज फास्टर। तो आपको अमोनिया का MR पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का AR होता है 14, हाइड्रोजन 1, 3 हाइड्रोजन आपके पास आ गया, इट्स MR इज 17। HCl हाइड्रोजन का AR होता है 1, क्लोरीन 35.5, इसका जो हमारे पास MR है दैट इज 36.5। अब आपके पास अमोनिया विल डिफ्यूज फास्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे एग्जामिनर देख रहे, देखिए अमोनिया बेसिक है इसलिए वो यहाँ पे हमारे पास रेड लिटमस पेपर दे रहा है। यहाँ पे HCl जो है, वैसे HCl गैशियस फॉर्म में जो होती है बेटा वो हमारे पास कोई कलर चेंज नहीं होता, लेकिन गौर से देखिएगा एग्जामिनर कह रहे हैं डैम ब्लू लिटमस पेपर विच इज द क्लियर साइन के वाटर प्रेजेंट है। वाटर में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड में चेंज हो जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड, और हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एसिडिक है आपके पास, तो वो ब्लू से रेड कर देगा। तो अब यहां पे एग्जामिनर हमें कह रहे हैं पहले नंबर पे डैम रेड लिटमस पेपर आपके पास चेंज द टाइम, एग्जामिनर हमें बता रहा है 30 सेकेंड। इस केस में अमोनिया के केस में हमें 30 सेकेंड लगे। अब जाहिर है HCl का MR डबल से भी ग्रेटर है तो टाइम डबल से भी ज्यादा लगना चाहिए, तो 21 एंड ये रॉन्ग हो गया। तो हमारे पास ऑप्शन इज सी। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ डैम लिटमस पेपर डज नॉट चेंज द कलर, इट विल। रीजन क्या है? मॉइस्चर हमारे पास है, ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। अगर ड्राई लिटमस पेपर होता तो उसका कलर चेंज ना करता, लेकिन चूंकि यहाँ पे मॉइस्चर है, डैम है, इसलिए बेटा यहाँ पे उसका कलर चेंज लाजमी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर से रिलेटेड है। अब सबको पता है जो एलिमेंट होते हैं इसमें ऑल एटम्स हैव सेम टाइप, लिहाजा हम C और D को एलिमिनेट कर देते हैं। कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होती हैं, सो दिस इज करेक्ट, आवर ऑप्शन इज ए। ये प्रॉपर डेफिनेशन है और मिक्सचर जो होते हैं उसे हम फिजिकली इजीली सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट
एटम आर आइंस। पहले नंबर पे वो हमें कह रहे हैं कि द मास नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अब स्टेटमेंट और से पढ़ना है, यहां पे लिखा हुआ है न्यूक्लियन, न्यूट्रॉन नहीं है। न्यूक्लियन हमारे पास होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ Al3 पॉजिटिव। अब देखें 3 पॉजिटिव मीन इट इज लूजिंग 3 इलेक्ट्रॉन। पीरियोडिक टेबल से देखेंगे इसका प्रोटॉन नंबर 13 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन आए, यहां पे 13 है, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। नेक्स्ट वो कह रहे हैं हाइड्रोजन इज द ओनली एटम दैट हैज इनकम्प्लीट फर्स्ट शेल। यस, हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट एलिमेंट होता है हीलियम, उसके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। इसके बाद लिथियम होता है, फर्स्ट शेल इज कंप्लीटली फिल्ड, इलेक्ट्रॉन मूव टू द सेकंड शेल एंड सो ऑन, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। मैं यहां पे नेक्स्ट ऑप्शन भी बता देता हूं। मोस्ट वॉल्यूम ऑफ एन एटम इज टेकन बाय न्यूक्लियस। नो, इसका जो मास होता है वो न्यूक्लियस में होता है, वॉल्यूम बेटा हमारे पास न्यूक्लियस में नहीं होता। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पे हमारे पास आइसोटोप से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच टू वैल्यू आर यूज टू कैलकुलेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ बोरान। अच्छा, आपको ना फार्मूला आता होगा, आपको आइडिया होगा कि हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास, जिसे हम नॉर्मली ARB कहते हैं, इज इक्वल टू रिलेटिव आइसोटोपिक मास। लेट से हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, 3 हैं, तो आप यहां पे लिख सकते हो आइसोटोप 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स परसेंटेज अबंडेंस प्लस आपके पास आइसोटोप 2 एंड इट्स परसेंटेज अबंडेंस एंड सो ऑन। इसका मतलब है हमें ये 2 इंफॉर्मेशन चाहिए, रिलेटिव एटॉमिक मास चाहिए, आइसोटोपिक मास चाहिए, और हमें परसेंटेज अबंडेंस चाहिए। वी नीड 2 थिंग्स। टोटल नंबर ऑफ आइसोटोप से हमारा कोई कंसर्न नहीं, टोटल नंबर आपके पास 2 हो, 3 हो, 4 हो, इट डजंट मैटर। हमें पहले नंबर पे क्या चाहिए, relative abundance of each boron isotope। relative abundance से मुराद है रेशियो। let's say if one of them is 25%, other is 75%, तो रेशियो आपके पास 1:3 एंड सो ऑन आ जाता है। फिर आपके पास जाता है relative mass of each boron isotope, इसे हम कहते हैं relative isotopic mass as well, so this is the right information। टोटल नंबर के साथ हमारा, मैंने पहले भी कहा है कि कोई कंसर्न नहीं, ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, ये हमारे पास बॉन्डिंग से रिलेटेड है। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड में पहले नंबर पे वो कह रहा है लेटस ऑफ अल्टरनेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आयनिक कंपाउंड होते ही, आपको पता ना लेटस का मतलब होता है रेगुलर रिपीटेड स्ट्रक्चर, दिस इज राइट ऑप्शन। मैं बाकी ऑप्शन भी आपको बताता हूँ। लेटस ऑफ पॉजिटिव आयन सराउंडेड बाय डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन, ये मेटालिक बॉन्ड होता है। मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन गलत है, क्योंकि हमारे पास जो है यहाँ पे केमिकल बॉन्ड है, आपके पास कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, दे आर केमिकली बॉन्डेड विद ईच अदर, दे आर कंपाउंड, दैट इज नॉट द मिक्सचर। रेगुलर लेटस ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन एटम, ये एटम नहीं है, दे चेंज इनटू आयन, दैट्स व्हाई दिस ऑप्शन इज रॉन्ग एज वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। ग्रेफाइट एंड डायमंड, कार्बन के आपके पास फॉर्म है। विच नो डिस्क्राइब द कार्बन एटम, कितने बॉन्ड बना रहा है। अच्छा बेटा, ग्रेफाइट में आप सबको आइडिया है कि ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 3 अदर कार्बन एटम। जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है, ये देखें ना, ये ग्रेफाइट में यूं आपके पास हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। एक मिनट, ये इस तरीके से आपके पास हेक्सा, आप किसी भी कार्बन को देख लें, ये 3 कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता है। 4th इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। और डायमंड की अगर हम बात करें, ईच कार्बन एटम इज मेकिंग 4 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इट्स वेरी इजी, आई एम श्योर आप लोगों को आइडिया होगा। वैसे भी मैं आपको एक चीज बता दूं, आपको लाजमी पता होना चाहिए कि हमारे पास डायमंड हार्ड होता है, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड में यूज हो जाते हैं, विच इज द फिक्स पोजीशन। और आपके पास ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, बिटवीन लेयर आपके पास वीक वंडरवाल फोर्सेस होती हैं। और फिर डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर है, सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होती हैं, एंड ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर, इसमें 4th इलेक्ट्रॉन लोकलाइज्ड होता है।
चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऑफ कोबाल्ट। अब कोबाल्ट मेटल है, नंबर 1 बॉन्डिंग मेटालिक होगी, इन दो ऑप्शन को हमने वो कर दिया। फिर एग्जामिनर कह रहे हैं जॉइंट एंड सिंपल। याद रखें जितनी भी मेटल्स होती हैं दे ऑल हैव जॉइंट स्ट्रक्चर। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, जॉइंट और सिंपल में डिफरेंस कैसे करते हैं। जॉइंट स्ट्रक्चर में कोई लिमिट नहीं है। लेट्स से आप मेटालिक बॉन्ड बना रहे हो, अब पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, और इसे आप एंडलेस बना सकते हो। इट मीन देयर इज नो लिमिट, दैट इज द जॉइंट स्ट्रक्चर। तो ये बेटे इसका हमारे पास कंसेप्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर कह रहा है बच्चों के लिए चैलेंजिंग था, इस क्वेश्चन को आप एक नजर देख लीजिएगा। यहां पे एग्जामिनर कह रहे हैं कि द इक्वेशन फॉर द आपके पास कंबस्शन ऑफ इथेनॉल, ये हमारे पास इथेनॉल है, उसकी कंबस्शन हमारे पास है शोन। इथेनॉल का एमआर हमें दे रहे। अच्छा इथेनॉल का एमआर तो खैर इसने बता दिया है 46 है। ऑक्सीजन जो होता है इसका एमआर 32 होता है क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। अच्छा एमआर में ना आप ये मोल ऐड नहीं करते, सिर्फ एमआर कार्बन 2 ऑक्सीजन, इसका एमआर 44 है। वाटर आपके पास आ जाता है 18। पहली ऑप्शन है 4.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल। आप इसके मोल फाइंड करें। मोल का फार्मूला क्या होता है, मास ओवर एम आर। 4.6 डिवाइडेड बाय 46.1 मोल। 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके भी मोल फाइंड करें तो ये आपके पास 4.4 डिवाइडेड बाय 44 इज 0.1। इसका मतलब है कि 0.1 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल 1 प्रोड्यूस कर रहा है, विच इज रॉन्ग। आप गौर से देखें, इथेनॉल का 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है। हमारे पास ऑप्शन ई रॉन्ग आ गए। बी की तरफ आते हैं, 92 ग्राम ऑफ इथेनॉल। मैं यहां पे आपके सामने पेपर डिस्कशन वाली जगह पे आ जाता हूं। एग्जामिनर कह रहे हैं 92 ग्राम, इसके मोल कितने आ जाएंगे 92, इसका एमआर होता है 46, 2 मोल आ गए। अब वो हमसे किस चीज के बारे में पूछ रहा है, वो कह रहा है 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब आप कार्बन डाइऑक्साइड के मोल फाइंड करते हो, एन होता है मोल के लिए, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 88, एमआर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, इसके भी 2 मोल। अगेन एग्जामिनर कह रहा है इन दोनों के सेम मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। बैलेंस इक्वेशन देखिएगा, इसका 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल प्रोड्यूस कर रहा है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इसको देखें 138 ग्राम ऑफ इथेनॉल, 138 डिवाइडेड बाय 46 इज 3 मोल। रिएक्ट विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। अब देखें आपके पास 1 मोल के लिए 3 मोल ऑक्सीजन के चाहिए, तो 3 मोल के लिए हमें कितने चाहिए 9 मोल। मैं यहां पे लिख देता हूं C2H5OH एंड ऑक्सीजन। 1 मोल के लिए 3 मोल चाहिए, 3 मोल के लिए x मोल, और इन अदर वर्ड x इज इक्वल टू 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन। 9 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा 9 मल्टीप्लाई बाय 32, जबकि यहां पे एग्जामिनर सिंपल 32 कह रहा है, दिस इज आल्सो रॉन्ग एज वेल। नेक्स्ट वो कह रहा है 184 ग्राम ऑफ इथेनॉल प्रोड्यूस 216 ग्राम। अच्छा हम यहां पे इसी जगह पे बेटा इनके भी मोल फाइंड कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन न हो और यहीं से आप चीजें देख सकें। ये बाकी चीजें मैंने रब कर दी। सबसे पहले आप इथेनॉल के मोल फाइंड करते हो। इथेनॉल के मोल हैं 184 डिवाइडेड बाय आपके पास 46, ये आपके पास आ गया 4। अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल, ये आप देख सकते हो, गिविंग अस 3 मोल ऑफ वाटर। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो इथेनॉल CH3CH2H, आप C2H5OH भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन 1 मोल 3 दे रहा है, हमें एग्जामिनर कह रहा है हमारे पास 4 मोल हैं, ऑक्सीजन के x मोल होंगे, x की वैल्यू आ गई, सॉरी ऑक्सीजन नहीं वाटर, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू फॉर द पेशेंस। ये वैसे ऑक्सीजन के भी 3 ही थे, रेशियो सेम थी। तो ये आपके पास 12 मोल ऑफ वाटर आ गए। अब जब आपके पास वाटर के मोल आ गए, अब मास ऑफ वाटर फाइंड करते हो, मोल मल्टीप्लाई बाय एमआर, 12 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आपके पास 216 आ जाएगा। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने आपको फुल डिटेल में क्वेश्चन बताया क्योंकि IGCSE में अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मोल के टॉपिक को इग्नोर करते हैं, मोल का क्वेश्चन फिर आ जाए तो दे गेट स्टक। आई एम श्योर आप नहीं होंगे, एक जर्नलाइज में बात कर रहा हूं।
यहां पे एग्जामिनर हमें इंपेरिकल फार्मूला से रिलेटेड दे रहा है, कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये आपके पास ऑक्सीजन, एमआर हमें वो बता रहा है 60 और हमसे वो पूछ रहा है। अच्छा, इंपेरिकल फार्मूले के लिए सबसे पहले आप एलिमेंट लिखेंगे, ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हम इनकी परसेंटेज कंपोजिशन लिखते हैं, कार्बन इज 40, हाइड्रोजन इज 6.67, ऑक्सीजन इज 40। फिर हम यहां पे टर्म यूज करते हैं मोलर रेशियो, क्योंकि एमसीक्यू से हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मोलर रेशियो से मुराद है हम इस पे एआर डिवाइड करते हैं। याद रखिएगा, परसेंटेज कंपोजिशन होता है mass of an element present in 100 grams of compound। तो हम इस परसेंटेज कंपोजिशन को mass of element भी कंसीडर कर सकते हैं। ये हमारे पास 3.33, 6.67, 3.33, अब जो स्मॉलेस्ट नंबर है विच इज 3.33 वो हम सब पे डिवाइड करते हैं। तो आपके पास रेशो आ गई 1:2:1। इंपेरिकल फार्मूला हमारे पास ए या बी में से। अब एग्जामिनर हमें मॉलिक्यूलर मास भी बता रहा है, एमआर भी बता रहा है। अब बेटे जब आपके पास एमआर गिवन है, आप इस ऑप्शन ए को देखें तो इसको बेशक कैलकुलेट कर लें, ये बेटा आपके पास 30 बनता है, बी इज द आंसर। वैसे आपको पता है ना, हमारे पास एक प्रॉपर प्रोसीजर भी होता है, प्रॉपर वे भी होता है। वो ये होता है, हम यहां पे लिखते हैं कि हमारे पास n इज इक्वल टू mr डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फार्मूला मास। mr 60 है, इंपेरिकल फार्मूला इसका था CH2O, कार्बन 12, हाइड्रोजन 1:2, ऑक्सीजन 16, ये 30 आ गया, ये वैल्यू 2 आ गई। और हम यहां पे लिखते थे हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला इज n मल्टीप्लाई बाय इंपेरिकल फार्मूला। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय CH2O, तो आपके पास फार्मूला आ जाता है C2H4O2। तो ये यहां पे आपके सामने कंपाउंड है। मैंने दोनों भी आपको बता दिए ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल यूज्ड इन कार। अच्छा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल जो होता है, दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आपके पास केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस इज द अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। द प्रोसेस इन सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज रॉन्ग। इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे सोडियम क्लोराइड के इलेक्ट्रोलिसिस में एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं और रिएक्शन होता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी वाटर ब्रोकन्स डाउन। ये भी आपको पता है गलत है। इसमें बेसिकली हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, चेंजिंग इनटू वाटर। तो सेकंड इज रॉन्ग, वाटर इज द ओनली प्रोडक्ट। ये आपके पास आ गया। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ऐसा ना हो आप चैट जीपीटी से फ्यूल सेल के बारे में पूछें तो वो आपको हो सकता है इथेनॉल फ्यूल सेल बता दे या मिथेनॉल फ्यूल सेल, तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी प्रोड्यूस होती है। वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। कॉपर 2 सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस कर रही हैं बाय यूजिंग कॉपर एंड दिस वन आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड। यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन इज फॉर्म एट एनोड। अब देखिए बेटा, आपके पास जब आप कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करते हो, जब भी किसी मेटल को आप इलेक्ट्रोलाइट में डिप करते हैं, स्पेशली ये देखें ना, आपके पास ये सिचुएशन है, ये आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है विच कंटेन कॉपर आयन एक्वस, सल्फेट आयन एक्वस। बाय द वे चूंकि वाटर है, हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव आयन एक्वस, OH नेगेटिव। अब आपने ये इलेक्ट्रोलिसिस होती है, आप यहां पे एक्सटर्नल वोल्टेज से अप्लाई कर रहे हैं। अब ये अगर आपके पास कॉपर सॉलिड है तो याद रखिएगा, आपके पास एनोड के ऊपर कॉपर विल ऑक्सीडाइज इंस्टेड ऑफ एनाइन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। और अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड होता, फॉर इनर्ट इलेक्ट्रोड,
उस सिचुएशन में बेटा आपके पास OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज होता ऑक्सीजन गैस में बाय लॉस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल। ये वैसे मैं क्लास में बच्चों को बहुत डिटेल में बताता हूं कि ये 4 इलेक्ट्रॉन कैसे आए, 2 वाटर मॉलिक्यूल। राइट नो हमारा चूंकि पेपर हो रहा है, आई एम श्योर आपको भी टीचर्स ने बताया होगा, यू मस्ट हैव आइडिया। अच्छा, ये बेटा आपके पास एनोड पे है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कैथोड, कैथोड का रूल ये होता है, आपने पढ़ा भी होगा, रेड कैट रिडक्शन अकर एट कैथोड। इसमें लेस रिएक्टिव आयन ऑलवेज रिड्यूस, कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। इट इज अ मैटर कि आपके पास इनर्ट इलेक्ट्रोड है या कॉपर इलेक्ट्रोड है, दोनों केसेस में कॉपर सॉलिड बनेगा, आपके पास मास ऑफ कैथोड इंक्रीज होगा। ये चीज आपने लास्ट में ध्यान में रखनी है। ये देखिए, ये मैंने पूरी इलेक्ट्रोलिसिस आपको क्विक रिवाइज भी करवा दी है। यहां पे वो हमें कह रहे हैं कि कॉपर इलेक्ट्रोड ऑक्सीजन इज फॉर्म, दिस इज रॉन्ग, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर एटम इज चेंजिंग इनटू कॉपर आयन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ये करेक्ट है। यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड कॉपर मेटल इज फॉर्म एट कैथोड। मैंने आपको कहा जो मर्जी हो, कैथोड के ऊपर कॉपर आयन विल रिड्यूस टू कॉपर मेटल। यूजिंग कार्बन इलेक्ट्रोड कॉपर आयन गेन इलेक्ट्रॉन, ये भी बेटा आपके पास ठीक है, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोड से मुराद है इनर्ट इलेक्ट्रोड। ये चीज यहां पे वो बता रहा है कि हमारे पास कॉपर मेटल फॉर्म, ऑब्वियसली दिस इज फॉर्म बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज बता दूं, हाइड्रोजन में टेक्निकली नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है। खैर, यहां पे जो हमें डाटा गिवन है हम उसी हिसाब से करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप सबको पता होगा, हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड। अच्छा, ये बॉन्ड एनर्जी का क्वेश्चन तकरीबन कंपलसरी आता है। एनर्जी किस लिए रिक्वायर्ड है, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए। किसके बॉन्ड ब्रेक कर रही हैं, रिएक्टेंट की, माइनस एनर्जी गिवन आउट। कब गिवन आउट होती है, जब हमारे पास क्या हो, बॉन्ड फॉर्मेशन। कहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, प्रोडक्ट साइड पे। पहले अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड हैं, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 391। नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन 409 है, ये हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड है। अच्छा, जब आप एनर्जी रिक्वायर्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, यानी इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 391। अच्छा, इसमें एक और भी है, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है, ये भी रिएक्टेंट साइड है ना बेटा, ये सारा का सारा रिएक्टेंट है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हमारे पास है 496। अब आप इन सबको जब आप ऐड करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2465 किलो जॉल पर। अब जब हम एनर्जी रिलीज की बात कर रही हैं, एनर्जी गिवन आउट की बात कर रहे हैं, तो यहां पे नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये हमारे पास आ गया 944 प्लस। अच्छा, एक वाटर में 2 बॉन्ड हैं, ये देखिएगा, ये एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरा, लेकिन चूंकि 2 वाटर मॉलिक्यूल हैं तो टोटल कितने बॉन्ड आ गए, 4 आ गए। तो 4 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड 463 है। इसको जब आप कंप्लीट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाता है 2796 किलो जूल। अच्छा, आप ओ लेवल आईजीसीएसई में डैश लगा के भी मोल लिख सकते हो, और या मोल की पावर -1 जैसे मैंने यहां पे लिखा। अब वैसे क्लियरली देख सकते हो कि रिलीज ज्यादा है एज कंपेयर टू रिक्वायर्ड, साइन विल बी नेगेटिव। कितने का डिफरेंस है वो आप देख सकते हो, 327 का है, तो हमारे पास ए इज द आंसर। तो ये मोल के, ये जो है एनर्जी वाले क्वेश्चन, इनको आपने लास्ट में देखना चाहिए। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, डिसॉल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर इज एन एंडोथर्मिक। अच्छा, एंडोथर्मिक में हो क्या रहा होता है, एंडो से मुराद होता है रिक्वायर्ड, थर्म कहते हैं हीट को। दे एब्जॉर्ब एनर्जी, एनर्जी रिलीज वाली ऑप्शन वो हो गई। फिर एंडोथर्मिक में जब ये सराउंडिंग से एनर्जी गेन करते हैं, सराउंडिंग का टेम्परेचर, वाटर या सोल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। अगर कभी भूल जाए ना तो एक चीज याद रखिएगा, मेल्टिंग भी एंडोथर्मिक है। आपके पास ये पानी है, आप इसमें आइस क्यूब ऐड कर दें तो ये आइस क्यूब टेम्परेचर को डिक्रीज कर देंगे। जब तक ये कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो तो फिर इंक्रीज भी हो जाएगा। तो हमारे पास
एनर्जी भी एब्जॉर्ब हो रही है और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। एक्सोथर्मिक कंबस्टन होती है, घर में जिस तरह आग लगाती हैं चूल्हे में, तो आपको पता है जी कि वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है एंड ऑल अदर थिंग्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर हमें कह रहे हैं जी कि हमारे पास एक्वस सोडियम थायोसल्फेट रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, येलो प्रेसिपिटेट हमारे पास बन गया। दिस प्रेसिपिटेट फॉर्म मोर क्विकली आपके पास व्हेन रिएक्टेंट आर हीटेड, व्हिच स्टेटमेंट एक्सप्लेन। अच्छा, एग्जामिनर कह रहे हैं कि हमारे पास प्रेसिपिटेट मोर क्विकली बने, कब आपके पास मोर क्विकली बने, व्हेन रिएक्टेंट आर हीटेड। हीट हैज नो इफेक्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर जो है, सॉरी कैटलिस्ट, वो चेंज करता है। यहां पे रिएक्टिंग पार्टिकल कोलाइड मोर फ्रीक्वेंटली, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन इंक्रीज होगी। कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल हैव मोर एनर्जी। जब भी आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीज होती है, मोर एनर्जेटिक कोलिजन होती है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन चेंज करता है, कैटलिस्ट। तो हमारे पास कौन सी ऑप्शन आ गई, ए ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट। दिस स्टेटमेंट आपके पास एंड कंडीशन अबाउट द हिब्रिड प्रोसेस, हिब्रिड प्रोसेस होता है आपके पास फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। कंटेक्ट प्रोसेस होता है आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मेशन, जिसमें एक्चुअली आप दरमियान में सल्फर ट्राइऑक्साइड वगैरह बनाते हैं। पहले नंबर पे वो कह रहे हैं टिपिकल प्रेशर इन हिब्रिड प्रोसेस इज यूज्ड एज इन कंटेक्ट प्रोसेस, दिस इज रॉन्ग। हिब्रिड प्रोसेस में हम अराउंड 200 एटमॉस्फेरिक यूज कर रहे होते हैं, यहां पे हम लिखते हैं बिलो 10 atm, तो ये ऑप्शन हमारे पास रॉन्ग होगी। टेम्परेचर दोनों में हमारे पास सेम ऑलमोस्ट यूज हो होता है, विच इज बिटवीन 300 से लेकर आपके पास 500 डिग्री सेल्सियस तक। बाज जगहों पे आप 450 डिग्री सेल्सियस भी कहते हो, बाज जगहों पे आप 400 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। हेबर प्रोसेस में वनेडियम 5 ऑक्साइड, जिसे वनेडियम पेंटा ऑक्साइड कहते हैं, ये कैटलिस्ट यूज नहीं होता। बोथ प्रोड्यूस एसिडिक गैस, रॉन्ग। हेबर प्रोसेस में अमोनिया है विच इज बेसिक, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ऑप्शन बी इज करेक्ट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको बाकी ऑप्शन भी डिटेल में बताऊं। क्यों बताऊं बेटा डिटेल में, ताकि आपकी सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो और आप बहुत अच्छे ग्रेड लें इंशाल्लाह। यूर चैंपियन। द इक्वेशन शो द इक्विलिब्रियम बिटवीन नाइट्रोजन आपके पास टेट्राऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये देखना है। अच्छा, यहां पे ना जो इंफॉर्मेशन एग्जामिनर दे रहे हैं उसे हम हाईलाइट कर लेते हैं। वो हमें कह रहे हैं रिएक्शन एंडोथर्मिक है, हम यहां पे लिख देते हैं डेल्टा एच इज पॉजिटिव। अब ये वो ट्रैप है जो बाज़ औक़ात बच्चे नहीं पढ़ते, एग्जामिनर कह रहे हैं नॉट करेक्ट, नॉट को बोल्ड करके भी लिखा हुआ है। At equilibrium, the concentration of reactant and product stay constant. Yes. Equilibrium से मुराद होता है rate of forward reaction is equal to rate of reverse or backward reaction। जब दोनों का रेट सेम होता है, दोनों की अमाउंट अनचेंज रहती है, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एग्जामिनर हमसे पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट, इसलिए मैंने यहां पे रॉन्ग लगाया। रॉन्ग क्यों लगाया, क्योंकि एग्जामिनर क्या पूछ रहे हैं, नॉट करेक्ट। ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट वो कह रहा है एट इक्विलिब्रियम रेट, बिल्कुल बेटा ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। नॉट करेक्ट की वजह से हम वो कर लेते हैं। व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज, डार्क ब्राउन कलर। अच्छा, जब हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन डायरेक्शन ऑफ लेसर मोल। यहां पे कितने मोल आपके पास हैं, 2 मोल आपके पास। यहां पे कितने मोल हैं, 1। इक्विलिब्रियम आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे कलरलेस गैस है, हमारे पास डार्क ब्राउन कलर नहीं होगा। दिस इज नॉट करेक्ट, ये इस नॉट की वजह से मैंने किया, ये सी इज द ऑप्शन। बाय द वे मैं बाकी ऑप्शन भी पढ़ता हूं। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ब्राउन गैस यहां पे है, ब्राउन कलर होगा, ये भी हमारे पास इस वजह से रॉन्ग आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट, क्रोमियम के हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास X है, ऑक्सीजन 7 है, 7 इंटू ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है। पोली एटॉमिक आयन, यहां पे जो भी चार्ज होता है, ओवरऑल सम ऑफ दीज ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू दिस चार्ज। आप इसे बेटा फाइन। अच्छा, 2 क्रोमियम है, हम यहां पे 2x कर लेते हैं, तो ये 2x -14 इज इक्वल टू -2, 2x इज इक्वल टू +12। x की वैल्यू आपके पास आ गई +6, तो ये हमारे पास आ गया।
वैसे भी आपको पता है ना, हमारे पास ये पोटाशियम डाइक्रोमेट या पोटाशियम क्रोमेट 6 ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑरेंज से आपके पास ग्रीन हो जाता है, ऑरेंज कलर क्रोमियम 6 की वजह से होता है, ग्रीन आपके पास जो होता है वो हमारे पास होता है क्रोमियम 3 पॉजिटिव की वजह से। Which method is used to prepare pure dry sample of lead chloride? Lead chloride is insoluble in water. जब ये insoluble in water है तो हम यहाँ पे जो मेथड यूज करेंगे वो हमारे पास होता है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड के लिए क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या है, इनसॉल्युबल है। प्रेसिपिटेशन मेथड के लिए कंपल्सरी है रिएक्टेंट मस्ट बी कंप्लीटली सॉल्युबल। क्या कहा है? बोथ रिएक्टेंट मस्ट बी कंप्लीटली सॉल्युबल। यहां पे वो कह रहे हैं मिक्स सॉलिड हाइड्रोक्साइड, सॉलिड हाइड्रोक्साइड। हम इसमें एक्वस सॉल्यूशन मिक्स करते हैं, इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। प्रेसिपिटेशन मेथड के लिए दो एक्वस सॉल्यूशन मिक्स टू प्रोड्यूस द इनसॉल्युबल सॉल्ट। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहां पे वो कह रहे हैं कि लेड नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट आर कंप्लीटली वाटर सॉल्युबल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर सॉल्युबल। फिल्टर किया, क्रिस्टलाइजेशन से मुराद होता है वाटर सॉल्युबल, ये भी रॉन्ग हो गया। बेसिकली फिल्ट्रेशन के बाद हमने क्या करना होता है, वॉश एंड ड्राई द रेजिड्यू। ये इनसॉल्युबल है, इट विल बी एज ए रेजिड्यू। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। फास्फोरस ग्रुप 5 का है। अच्छा, आपको पता है ना फास्फोरस नॉन मेटल है। मेटल के वैलेंस शेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे भी वो हमें बता रहा है व्हेन इट बर्न इट फॉर्म एन ऑक्साइड दैट डिसॉल्व इन वाटर, pH 1 है। pH 1 से मुराद है ये हमारे पास एसिडिक सोल्यूशन आ गया। इसका मतलब है इसका जो ऑक्साइड है वो हमारे पास क्या है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। तो पहले नंबर पे मेटालिक ऑक्साइड, इन दोनों को हमने एलिमिनेट कर दिया। नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, एसिडिक ऑक्साइड है, बेसिक नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या ऑप्शन आ गई, सी इज द राइट ऑप्शन। बेटा अगर कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपने मुझे लाजमी बताना है, बिकॉज दीज वीडियोज आर फॉर यू पीपल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और मुझे बताना है आपको कितने फायदा हो रहा है फ्रॉम दीज वीडियोज। द इक्वेशन शोज, यहाँ पे एग्जामिनर हमें बता रहे थे एक्वस हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड एक्वस अमोनिया। विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब द रोल ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखिए ना, आपके पास हाइड्रोजन ब्रोमाइड एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये प्रोटॉन हमें डोनेट कर रहा है, और अमोनिया बेस है, ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, आपको पता है ना हाइड्रोजन एटम जो होता है इसमें एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब ये H पॉजिटिव हो जाता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन होता है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता हमारे पास, इसलिए H पॉजिटिव आयन को हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे कैटलिस्ट रॉन्ग, रिड्यूसिंग एजेंट रॉन्ग, प्रोटॉन एक्सेप्टर रॉन्ग, क्योंकि ये एसिड है, इट एक्ट एज ए प्रोटॉन डोनर। डन हो गया जी। नेक्स्ट हमें एग्जामिनर कह रहा है विच स्टेटमेंट अबाउट element in group 1 is correct. Hydrogen is produced when group 1 element react with water. बहुत आसान सी है, group 1 की मेटल हाईली रिएक्टिव होती हैं, when they react with water तो हमारे पास मेटालिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। मैं बाकी ऑप्शन भी बताता हूँ, चार्ज -1 इनके ऊपर नहीं होता। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन पोटाशियम, रॉन्ग। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ एटम इंक्रीज हो रहा होता है, दे इजिली लूज इलेक्ट्रॉन, दे बिकम मोर रिएक्टिव। सॉलिड सोडियम इज ए पुअर कंडक्टर, ये मेटल है, इट्स ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पीरियोडिक टेबल का है, आसान हमारे पास है जी। अच्छा, नहीं से पहले ये हमारे पास क्या क्वेश्चन है, विच रोड डिस्क्राइब द कलर आपके पास एंड स्टेट ऑफ आयोडीन एट। अब यहां पे एक चीज का ख्याल करना है, आयोडीन की स्टेट एट रूम टेम्परेचर। इस क्वेश्चन को देखिएगा और मुझे बताना है अपने कमेंट्स में आप में से कितने बच्चों ने ये पर्पल किया है। पर्पल आयोडीन वेपर्स होते हैं। आयोडीन रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है और ये हमारे पास ब्लैक है। याद रखिएगा, आयोडीन गैसियस, ये आपके पास पर्पल होता है, और आयोडीन सॉलिड ये हमारे पास ब्लैक होता है। आपके पास ग्रे ब्लैक भी बेशक आप लिख सकते हो। ये जो चीज है, दिस इज एट आरटीपी, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर।
कितने बच्चे हैं जो पर्पल में कंफ्यूज हुए थे, प्लीज मुझे बताइएगा जी। नेक्स्ट एग्जामिनर हमें कह रहा है विच एलिमेंट इज एन इनर्ट, इनर्ट मीन नोबल गैसेस, ये एंड वाला हमारे पास नोबल गैसेस है, सी इज द राइट ऑप्शन आपके पास जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 4 different metal are separately added to the water, the oxides of each metal are separately heated। अच्छा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है उसका रिएक्शन फास्ट होगा, और जो मोर रिएक्टिव मेटल होती है उसके ऑक्साइड इजीली रिड्यूस नहीं होते। लिसन इट केयरफुली, मोर रिएक्टिव मेटालिक ऑक्साइड कैन नॉट इजीली रिड्यूस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहले नंबर पे यहां पे हमें कह रहा है जी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर एलिमेंट लीस्ट रिएक्टिव, पूरा पढ़ना है, कभी वो कहेगा मोर रिएक्टिव को फर्स्ट, कभी वो कहेगा लीस्ट रिएक्टिव को। अच्छा, अगर आप यहां पे देखें क्यू का कोई भी रिएक्शन नहीं है, ये हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव आ गया, और हमारे पास आर के केस में रैपिड फेजिंग हुई, ये हमारे पास मोस्ट रिएक्टिव आ गया। अब क्यू चूंकि लीस्ट रिएक्टिव है, सी और डी को हमने एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि सी एंड डी आर द अदर वे अराउंड, हमने लीस्ट रिएक्टिव को पहले लिखना है। अब आपके पास इन दोनों की ऑब्जर्वेशन यहां पे सेम है, लेकिन एस हैव नो रिएक्शन। रिमेंबर दिस थिंग, मोर रिएक्टिव मेटालिक ऑक्साइड cannot, what I said, cannot reduce easily। इसका मतलब यह है कि ये कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव है, तो S रिड्यूस नहीं हो रहा, कार्बन से ज्यादा रिएक्टिव, यहां पे ग्रे सॉलिड कार्बन से लेस रिएक्टिव, तो इसका मतलब है कि S इज मोर रिएक्टिव देन आपके पास। तो अब बेटा अगर आप ऑप्शन देखें तो हमारे पास ए इज द ऑप्शन, आपके पास QTSR ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती हैं। अगेन इंफॉर्मेशन को गौर से पढ़ना है। आयरन नील फुली कवर्ड। अच्छा, फुली कवर्ड होता है जब हम सरफेस प्रोटेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जिंक इटसेल्फ इज मोर रिएक्टिव। जब जिंक मोर रिएक्टिव है तो ये सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन भी करता है। तो पहले नंबर पे हमारे पास सिर्फ सैक्रिफिशियल और सिर्फ बैरियर मेथड दोनों रॉन्ग है, ए या बी में से कोई ऑप्शन होगी। अब सैक्रिफिशियल की जो रीजन होती है वो ये होती है कि जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आ गई, ए इज द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं। आयरन एक्सट्रैक्टेड हेमेटाइट ब्लास्ट फर्नेस आपको लाजमी आना चाहिए, इलेक्ट्रोलिसिस आपको लाजमी पता होनी चाहिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। ये इंडस्ट्रियल प्रोसेस होती हैं, इसी तरीके से अल्कोहल की फार्मेशन, फर्मेंटेशन, तो ये चीजें आपको लाजमी पता, वैसे सारा सिलेबस ही लाजमी पता होना चाहिए। विच रिएक्शन इंक्रीज द टेम्परेचर। अच्छा, अब मैं यहां पे एक एक चीज आपको बताऊंगा। कैल्शियम कार्बोनेट, इसे हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन में टेम्परेचर डिक्रीज होता है क्योंकि हीट रिक्वायर्ड होती है। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन के साथ मिलता है, इसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट फॉर्मेशन। ये कार्बन मोनोऑक्साइड इज रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें भी टेम्परेचर डिक्रीज है, आल्दो के कार्बन ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रही है, ये कार्बन ऑक्सीडाइज, ये रिड्यूस। यहां पे देखिएगा ये कंबस्चन है, वैसे ये रिडॉक्स भी है, but in reality this is combustion and combustion is exothermic, so C is the right answer। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये अभी मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, आपके पास एनोड, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं। नानो का पता है, गर्मियों की छुट्टियों में नानो के घर जाते हैं। एन से मुराद होता है नेगेटिव आयन, ए एन से मुराद होता है एनोड, ओ से मुराद होता है ऑक्सीडेशन। नेगेटिव आयन मूव टूवर्ड एनोड एंड ऑक्सीडेशन अकर, तो एनोड के ऊपर सी एंड डी आर रॉन्ग। अब मैंने आपको क्या कहा, ऑक्सीडेशन हो रही है ए और बी में से कोई।
कैथोड पे ऑब्वियसली रिडक्शन होनी चाहिए, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, रिडक्शन रेड कैट, वैसे रेड कैट होती नहीं है, रिडक्शन एट कैथोड। अब याद रखिएगा कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, तो एल्यूमिनियम की कोटिंग नहीं होती। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग, बी इज द राइट आंसर। तो ये मैंने आपको डिटेल में सारी चीजें बता दी। अब हमारे पास वाटर से रिलेटेड आ गया जी क्वेश्चन। एग्जामिनर हमें कह रहे वैसे वाटर का फिजिकल टेस्ट आपको पता है? याद है तो मुझे बताइएगा जी। फिजिकल टेस्ट, नॉट द केमिकल टेस्ट जिसमें कलर चेंज होता है, एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड या एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का, मैं फिजिकल टेस्ट की बात कर रहा हूं। लेट मी नो द फिजिकल टेस्ट। विच फ्लो आपके पास डिस्क्राइब द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ सीक्वेंस ऑफ डोमेस्टिक वाटर। अब याद रखिएगा डोमेस्टिक वाटर है, सबसे पहले हम यहां पे क्या करते हैं, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं, तो हम फिल्ट्रेशन वाली ऑप्शन को इसके बाद फिल्ट्रेशन करते हैं। अच्छा, क्लोरीनेशन हम पहले नहीं करते, उसके बाद वो करते हैं। यहां पे भी क्लोरीनेशन इसने पहले दिया हुआ है, क्लोरीनेशन हम बिल्कुल एंड में करते हैं, जब हमने सॉलिड पार्टिकल को रिमूव कर लिया, तो हमारे पास डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाती हैं, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और से देखना है बच्चे कहां पे ट्रैप होते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपना आंसर बेशक वीडियो पास करके लिख ले, और फिर आपने देखना है कि आपने क्या मिस्टेक किया। दे आर मेड इन द कार इंजन बाय इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ गैसोलीन। इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ गैसोलीन पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ये नहीं बनता। दे आर मेड आपके पास इन कार इंजन नाइट्रोजन इन गैसोलीन, दिस इज द रॉन्ग इंफॉर्मेशन। बच्चे इस चीज को नहीं देखते। एंड ऑक्सीजन एट हायर टेम्परेचर, गलत है, नाइट्रोजन एयर में होती है 78%। दे आर रिमूव्ड आपके पास कार एग्जॉस्ट कन्वर्टर आपके पास टू फॉर्म नाइट्रोजन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड नहीं बनता, हमारे पास बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ये हमारे पास रिएक्शन होता है। लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये बेटा जब रिएक्ट करता है तो इट चेंज इनटू नाइट्रोजन प्लस कार्बन, और अगर यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता, ये रिएक्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कैटलिस्ट नहीं लिखे, वैसे हम प्लैटिनम रोडियम कैटलिस्ट भी लिख सकते हैं। ये 2 मोल और ये 4 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। दे आर रिमूव्ड कार एग्जॉस्ट आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा हमारे पास है रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आप क्लियरली देख सकते हो। दे रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, डी इज द राइट आंसर। अच्छा, नेक्स्ट वो कह रहा है कि हमारे पास अल्कीन आर होमोलोगस सीरीज, इसकी डेफिनेशन एज इट इज, जो सिलेबस में उसी तरीके से याद करने। विच स्टेटमेंट अबाउट द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कीन आर करेक्ट। होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, ये हमारे पास करेक्ट है, लेकिन मैं बाकी ऑप्शन बताता हूं। दे हैव सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, गलत। हमारे पास सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय 14 यूनिट। दे हैव द डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, रॉन्ग। दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप सेम होता है। दे हैव द सेम जनरल फार्मूला, डिफरेंट नहीं होता, ये भी रॉन्ग है। आपने नोट किया, मैं आपको एक एक चीज फुल डिटेल में बता रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास एग्जामिनर कह रहा है एक्स वाई एंड जी इफेक्ट इन इंक्रीजिंग। याद रखिएगा हम यहां पे बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग ग्लोबल वार्मिंग, इसका मतलब है कि हमने एब्जॉर्व करना है थर्मल एनर्जी को। यहां पे वो लिखा है इमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी, इमिशन ऑफ थर्मल एनर्जी बाय ग्रीन हाउसेस, ये दोनों तो हमारे पास रॉन्ग हो गए। फिर आप इसको गौर से देखिएगा, हम ओवरऑल अर्थ जो है इसका टेम्परेचर जो है इंक्रीज करना चाह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन सी को देखें तो कह रहे हैं इंक्रीज थर्मल एनर्जी लॉस टू स्पेस। अगर स्पेस में थर्मल एनर्जी का लॉस होगा तो फिर तो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। तो बेसिकली एब्जॉर्प्शन ऑफ थर्मल एनर्जी बाय ग्रीन हाउस गैसेस, emission of thermal energy to the earth and reduce the thermal energy loss, ये ग्रीन हाउस गैसेस का मेन रोल, मेन कंट्रीब्यूशन होती है। आई एम श्योर आपको आइडिया होगा, लेकिन मैंने बाकी ऑप्शंस भी आपको बता दिए। हाँ जी, 34 देखिएगा और मुझे बताना है 34 का क्या आंसर है। अच्छा, मैं यहाँ पे ना आइसोमर्स के बजाय, एग्जामिनर कह रहा है विच स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, मैं यहाँ पे इस कंपाउंड का नाम लेता हूँ। ये जो कंपाउंड है इसका नाम है पहले वाले का ब्यूटेन। 4 कार्बन एटम है, कोई ब्रांच नहीं है, ये 1 कार्बन 2 3 एंड 4। अच्छा, यहां पे बच्चे ट्रैप हो जाते हैं, ये भी ब्यूटेन है,
ये भी स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांच नहीं है। क्यों बेटा? याद रखिएगा, हमारे पास एक हम टर्म यूज करती हैं, टर्मिनल कार्बन एटम, आपके काम आएगा, नोट कर लीजिएगा इंशाअल्लाह ताला जी। टर्मिनल कार्बन एटम होता है, कार्बन एटम कोवलेंटली, आप बेशक यहां पे लिख सकते हो डायरेक्टली bonded with two other कार्बन एटम्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ दो और कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। और दूसरे नंबर पे ब्रांच चेन जो होते हैं, दे कंटेन मोर देन टू टर्मिनल कार्बन एटम्स। याद रखिएगा, टर्मिनल कार्बन कहते हैं कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड, कोवलेंटली बॉन्डेड विथ टू अदर कार्बन एटम ओनली, और आई एम सॉरी, वन अदर कार्बन एटम, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है जी, विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विथ वन अदर कार्बन एटम ओनली। और ब्रांच चेन जो होता है, दे आर हैविंग मोर देन टू टर्मिनल कार्बन एटम। अब मैं यहां पे इस चीज को एक्सप्लेन करता हूं। ये जो कार्बन है ये टर्मिनल कार्बन है, बिकॉज इट इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद वन अदर कार्बन एटम। इधर मैंने लिख दिया, वन कर दिया जी हमारे पास, यस, वन अदर कार्बन एटम। ओके, थैंक यू फॉर द पेशेंस। ये हमारे पास टर्मिनल है। इस कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ दो टर्मिनल हैं, यानी हम यहां से स्टार्ट और यहां तक जा सकते हैं, सारे कार्बन एटम एक ही चेन में आ रहे हैं, स्ट्रेट चेन कहते हैं। इस कंपाउंड को देखिएगा, ये टर्मिनल कार्बन है जो मैंने रेड कलर से लिखा है, ये टर्मिनल कार्बन है। दिस कंपाउंड कंटेन ओनली टू टर्मिनल कार्बन एटम, दिस इज आल्सो स्ट्रेट चेन, दिस इज ब्यूटेन। इस कंपाउंड को देखिएगा, ये टर्मिनल कार्बन एटम है, ये टर्मिनल, बिकॉज दे आर बॉन्डेड विद वन अदर कार्बन एटम ओनली, दिस इज आल्सो स्ट्रेट चेन, कोई ब्रांच नहीं है। इसे भी बेटा हम कहते हैं ब्यूटेन। ये सब के सब सेम है, टू टर्मिनल कार्बन एटम हो तो वो स्ट्रेट चेन हमारे पास होता है। इस कंपाउंड को देखिएगा, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये टर्मिनल, ये तीन टर्मिनल है, दिस इज ब्रांच्ड। इसमें ये लॉन्गेस्ट चेन है थ्री कार्बन एटम की, मैं यहां पे हाईलाइट कर देता हूं। ये हमारे पास ब्रांच है, ब्रांच जो हाईलाइटेड नहीं है, ये हमारे पास मिथाइल है। इस कंपाउंड का नाम है मिथाइल प्रोपेन। ये हमारे पास चेन आइसोमर्स आ गया। इसका मतलब है कि ये जो थ्री है विद रिस्पेक्ट टू 1, 2 एंड 4 इज आइसोमर। तो 1, 2, 3 दिस इज रॉन्ग, 1, 2, 4 दिस इज रॉन्ग। अब 1 एंड 3 अगर एग्जामिनर 2 एंड 3 भी कहता तब भी ठीक होता, एग्जामिनर हमें 3 एंड 4 कहता तब भी ठीक होता। तो ये हमारे पास आइसोमर्स हैं, 2 एंड 4 आर ऑलरेडी सेम, दिस इज रॉन्ग। यहां तक बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? कुछ मैंने नया कंसेप्ट बताया, सॉरी जल्दी में मैं वहां पे वो 2 लिख गया था, लेकिन 1 है, वो खैर मैंने आपको करेक्ट कर दिया। थैंक यू फॉर द पेशेंस, आपके काम आएगी जी। इधर आ जाते हैं। अच्छा, एस्टर का ना मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूं एस्टर की नेमिंग के लिए, इंशाल्लाह ताला ये आपके काम आएगा। ये देखिए, मैं यहां पे ना आपके सामने इस जगह पे हाइड्रोजन लिख देता हूं। अब हुआ क्या, यहां पे इस O की साइड पे मैं हाइड्रोजन लिख रहा हूं। अगर आप और से देखें तो आपको ये कंपाउंड एसिड नजर आ रहा है, CH3 CH2 COOH। कौन सा एसिड है? प्रोपेनोइक एसिड है। इसका मतलब है कि ये एस्टर प्रोपेनोइक। अब इसी ऑक्सीजन की इस साइड पे अगर मैं हाइड्रोजन कर दूं, अब अगर आप और से देखें तो आपको ये जो कंपाउंड है ये अल्कोहल नजर आ रहा है, CH3NOH। कौन सा अल्कोहल है? ये हमारे पास आ जाता है मिथेनॉल। इसका मतलब है कि ये जो कंपाउंड थे जिनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास एस्टर बना, हम जब कभी भी एस्टर की नेमिंग लिखते हैं हमेशा लिखते हैं अल्काइल अल्कानुएट। अल्काइल होता है कार्बन एटम्स ऑफ अल्कोहल। कितने कार्बन एटम है? मिथेनॉल में 1 कार्बन एटम है, तो आप इसे कहोगे मिथाइल। अल्कानुएट जो होता है बेटा, ये हमारे पास होता है कार्बन एटम्स इन एसिड।
एसिड प्रोपानोइक एसिड है तो इसे आप कहोगे प्रोपानोएट। तो नाम कंपाउंड का क्या आ गया, मिथाइल प्रोपानोएट आपके पास, एंड यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, दिस इज द ऑप्शन। ये मेथड मैंने आपको इसलिए बताया, बाय यूजिंग दिस मेथड सम टाइम एग्जामिनर हमसे पूछता है रिएक्टेंट क्या है, यू कैन इजीली फाइंड द रिएक्टेंट एज वेल। क्या मेथड था, आपने इस ऑक्सीजन बॉन्ड, इसकी दोनों साइड पे हाइड्रोजन लगाना है, एक मरतबा इस साइड पे हाइड्रोजन लगाना है, एक मरतबा इस साइड पे, देखना है कौन सी साइड एसिड है, कौन सी साइड अल्कोहल आपके पास है, and with respect to that they will be the reactant, we can write the name as well। एस्टर का नेम होता है अल्काइल अल्कानोएट, ये अल्काइल एंड दिस इज अल्कानोएट। मैं शेड करने लगा था, कट हो गया। चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एग्जामिनर हमें कह रहे हैं कि आपके पास विच रो शो द प्रोडक्ट आपके पास बाय क्रैकिंग। अच्छा क्रैकिंग क्या होता है, क्रैकिंग होता है व्हेन लार्ज मॉलिक्यूल आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल। अल्केन है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, हमारे पास हाइड्रोजन भी बन सकता है, अल्कीन भी बन सकता है। वाटर के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वाटर कभी भी नहीं बनेगा हमारे पास, तो कौन सी ऑप्शन आ गई, ये बी ऑप्शन, क्योंकि वाटर है, अल्केन में हमारे पास क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन ओनली। चलें 2-3 क्वेश्चन बच गए, हम इन्हें जल्दी से कर लें। ये बेटा अल्कोहल की फर्मेंटेशन आपके पास, इथेनॉल आपके पास फर्मेंटेशन से, एक्वस ग्लूकोज एंड बाय कैटालिटिक एडिशन ऑफ। अच्छा जब फर्मेंटेशन से आप बात कर रहे होते हो तो आपको पता है फर्मेंटेशन स्लो प्रोसेस है, दिस इज नॉट द फास्ट प्रोसेस। और दूसरे नंबर पे हमारे पास कंटिन्यूअसली अल्कोहल प्रोड्यूस करना इज नॉट द डिसएडवांटेज, यहां पे इसने डिसएडवांटेज इससे लिखा हुआ है, वैसे बैचेस में हमारे पास जो होता है ये स्लो प्रोसेस की इंडिकेशन है, ये भी हमारे पास नहीं है। हमारे पास इसका एडवांटेज ये होता है ग्लूकोज रिन्यूएबल प्रोसेस है, सी और डी में कोई एक ऑप्शन होगी। आगे देखते हैं अल्कोहल प्रोड्यूस इन बैचेस, ये हमारे पास नहीं है, बेसिकली हमारे पास डाइल्यूट एसिड बनता है। और यहां पे डिसएडवांटेज इसका स्लो रिएक्शन नहीं होता, स्टीम एडिशन ऑफ स्टीम इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इज ऑलवेज फास्ट, दैट्स व्हाई सी ऑप्शन इज रॉन्ग आपके पास। ये हमारे पास नॉन रिन्यूएबल है, तो हमारे पास डी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखिएगा एडवांटेज और डिसएडवांटेज को आपने मिक्स नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर एडिशन पॉलीमराइजेशन का दे रहा है। एग्जामिनर कह रहा है प्रोपिनोइक एसिड, ये देखिए डबल बॉन्ड भी है आपके पास, अल्कीन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, स्ट्रक्चर इसने दिया हुआ है, रिपीट यूनिट फॉर एडिशन पॉलीमराइजेशन। अच्छा एडिशन पॉलीमराइजेशन का रूल ये होता है कि ये हम डबल बॉन्ड वाले कार्बन लिखते हैं, इस पहले कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है, दूसरे कार्बन के साथ 1 हाइड्रोजन और 1 एसिडिक है। अब हम करते क्या है, हम इस डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, बॉन्ड ब्रेक होता है और हम यहां पे लिख रहे हैं COOH, ये बॉन्ड आगे कंटिन्यू होता है, दैट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चेंज होता है और आगे हमारे पास बॉन्ड कंटिन्यू होता है। तो आप यहां पे बड़ी क्लियरली देख सकती हैं बी इज द आंसर, ये मैंने आपको मेथड भी बता दिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आ जाते हैं, बहुत आसान से एक्सपेरिमेंटल टेक्निक से रिलेटेड है। आपके पास विच आइटम ऑफ द ऑपरेटर्स यूज्ड दिस, आपके पास डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड 13.7 एक्यूरेटली मेजर करना है टिल 1 डेसिमल प्लेस, तो हमारे पास ब्यूरेट होती है आपके पास। बैलेंस मास के लिए होता है, कोनिकल फ्लास्क में हम एक्सपेरिमेंट करती हैं, रिएक्शन कर रही होती हैं, टाइट्रेशन कर रही होती हैं, और वॉल्यूमेट्रिक पिपेटिक फिक्स्ड वॉल्यूम होता है, फ्रैक्शन वगैरह में नहीं बताता। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड टू सेपरेट आपके पास एनालाइज द मिक्सचर आपके पास। अब यहां पे एग्जामिनर हमें बता रहे हैं पहले नंबर पे आपने बेस लाइन के ऊपर अप्लाई किया, डेवलप किया। अब आगे देखिएगा एग्जामिनर कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप इन प्रोसेस टू डिटेक्ट द सॉल्युबल कलरलेस सब्सटेंस। 2 चीजें हैं, सॉल्युबल एंड कलरलेस। अब जो कलरलेस होता है वो आपको नजर नहीं आता, हम उसके लिए कोई ना कोई लोकेटिंग एजेंट यूज करते हैं, जैसे अमाइनो एसिड के लिए हम निनहाइड्रिन यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या है बेटा, ये ऑप्शन। मैं बाकी ऑप्शन बता देता हूं। कैलकुलेट RF वैल्यू, आपको नजर नहीं आ रहा, हाउ यू कैन कैलकुलेट। कंपेयर द रिजल्ट, नजर ही नहीं आ रहा, हाउ यू कैन कंपेयर। काउंट द रिजल्ट, नजर ही नहीं आ रहा, कैसे काउंट करेंगे। तो ये हमारे पास हो गया जी बेटा। कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, फील फ्री एंड लेट मी नो एंड बेस्ट